पर हर एक चीज को देखे मुसीबत मेरे ऊपर आई, हमें क्या समझे कहा कि एक चलो फर्दर एक हमारे लीडरों के ऊपर नहीं आना बोलकर हमें जो है सारी परेशानियां अपने सर पर डाल लिए। कुछ बिना कुछ किए भी 30 केसों का सामना आज मुझे करना पड़ रहा है। महीने के 20 दिन भी जो है कम पड़ रही है, तो दिन में 4-4, 5-5 केसेस एक दिन में। मेरी बात ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, आवाम सुनने को तैयार नहीं थी, तो बोले मेरी बात सुनती या नहीं सुनती बोलकर ऐसा बोल को भाई बोल को तुम्हें मेरे का खड़ा हुआ जितनी बड़ी परेशानी में डाला है, फिर क्या कर रहे हैं तुम्हें बोलकर एक आवाज जो है क्राउड में शायद सुनने के बाद सुना क्या करती करो दौरे नहीं देख लेते जुमला निकला। जमीर भाई के जैसा ये कर्नाटक का एक स्ट्रांग कम्युनिटी का लीडर अगर चाहिए ऐसा एक स्टेटमेंट दे रहा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आपको समझना था ना। फिर आप जाकर जॉइंट कमिश्नर साहब को बोलते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, पूरे गांजा मार के दारू पी के पूरे धुत है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप सिचुएशन फायरिंग करो बोलकर गेट से बाहर भी नहीं निकले, फायरिंग शुरू हो गई। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती, इसीलिए बुजुर्गान दीन उलमा इकराम कहते हैं कि जब भी आप बोलो तो सोच समझ कर बोलो, तोल कर बोलो, माप कर बोलो, ताकि आपकी निकली हुई जुबान से बात आगे वाले के दिल को कभी तोड़े नहीं। 11 अगस्त 2020 को जो टानी रोड के जो डीजे हल्ली का जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें 4 लोगों मासूमों ने अपनी जान गंवा दी, जो शहीद बन गए, कई लोग बेघर हुए, कई फरार होकर चले गए, तो कई सैकड़ों जेल की हवा खा गए। हम आज आपसे एक ऐसे शख्सियत के साथ आपका तारुफ करवाएंगे, इस डीजे हल्ली का जो दर्द हम आपको बताएंगे, जो इस मामले के विक्टिम भी रहे हैं और इस केस के ये वन भी रही हैं, क्योंकि ये मामला अदालत में सब जुडिस है। अदालत का एहतराम करना, उसके प्रोसीडिंग्स का एहतराम करना, इस देश के आइन का हम सम्मान करना हम तमाम नागरिकों का फर्ज है। तो केस के डीप में न जाते हुए अदालत से सच पर इंसाफ करने की उम्मीद हमें रखना चाहिए। ये इसलिए आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि 2 दिन पहले पुलकेशी नगर में हक्को पत्रा तकसीम करते हुए चामराजपेट के एमएलए की जुबान से निकले हुए वो अल्फाज जो आज हजारों दिलों को तोड़ चुके हैं, इसलिए हमें ये वीडियो बनाना आज जरूरी हो गया, क्योंकि कल इसी शख्स साहब ने, जिनका नाम मुजम्मिल है, इन्होंने फेसबुक पे अपना रेजेंटमेंट बताया है, कई सारी चीजें इन्होंने बताई, इसलिए आज हम आपको बेंगलुरु अखबार में आज इनसे हम बात करने वाले हैं। मुजम्मिल भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ 2020 का, उससे पहले की जिंदगी, आपकी जिंदगी आपकी कैसे गुजरी हो बताइए सर। बेसिकली मैं जो है एक एंटरप्रेन्योर तबके से कनेक्शन रखता हूँ और मेरा खुद का एक माइनिंग का बिजनेस है जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ ताल्लुकात हैं। तो ये मेरी रूटीन जिंदगी थी कब तक, 11 अगस्त की रात तक। शाम को 6 बजे सडनली एक मैसेज वायरल होता है कि इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी के, जो यहाँ का एमएलए है उसका भांजा नवीन ने ऐसी गुस्ताखी किया है बोलकर, तो उसके खिलाफ जो है अलग अलग कानूनी कार्रवाई की गई। उस वक्त पर एसीपी साहब ने, उस वक्त के जो मौजूदा एसीपी थे, उन्होंने मुझे खुद जो है सोशल एक्टिविटीज़ में हमारा कोविड के टाइम पर जो ताउन रहा पार्टी की तरफ से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कोविड में जो रिलीफ का काम था, उसके वजह से जो है अवाम में एक अपनापन और एक एक्सेप्टेंस था। तो इस वजह से एसीपी साहब ने खुद मुझे वहाँ पर बुलाया कि क्राउड को जो है कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा, थोड़ा आप लोग आकर क्राउड को कंट्रोल कीजिए बोलकर। तो जैसे वहाँ पर मैं और मेरे एक 2 साथी गए, वहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के और डीजे हल्ली के मुख्तलिफ मस्जिदों के फेडरेशंस के जिम्मेदार वहाँ पर खड़े हैं। तो मैं भी गया, जाकर खड़कर वहाँ पर पूरा देखे क्या हाल है, सिचुएशन क्या है बोलकर काफ़ी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की। बट उसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। ये जो सारे हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्लैक डे की शक्ल पे भी आप इसे कह सकते हैं। तो ऐसी एक हरकत जो है उस दिन वहाँ पर हुई, जिसकी मैं खुद जो है पर्सनली मजम्मत करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान की जुडिशरी का भी एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर शोबे में आज कम्युनलिज्म भरा पड़ा है, मगर फिर भी हिंदुस्तान की जुडिशरी जो है एक इंडिपेंडेंटली काम कर रही है।
और कम्युनलिज्म को दूर रखते हुए वाकईतन जो हिंदुस्तान का कानून जो कहता है उस हिसाब से जो है हम लोगों को डिफॉल्ट बेल तकरीबन जुलाई 2021 में हम लोगों को डिफॉल्ट बेल में तकरीबन 8 लोग टोटली केस में अरेस्टिंग 500 अफराद की हुई। इसमें डीजे हल्ली के स्टेशन में यूएपीए और केजी हल्ली में अलग से यूएपीए लगाया गया। टोटल 72 एफआईआर्स इसमें हुए। 72 एफआईआर्स में 2 एफआईआर जो है स्टेशंस के डीजे हल्ली और केजी हल्ली के, जिसमें यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट का एक कानून लगाया गया, जिसमें डीजे हल्ली में 24 अफराद के ऊपर यूएपीए हुआ और केजी हल्ली में 25 लोगों के ऊपर, 25 अक्यूजर्स के ऊपर जो है यूएपीए लगाया गया। कितना टाइम आप जेल में गुजारे इस केस? सर तकरीबन 11 महीने हम लोग जो है जेल में थे। तो कैसा का माहौल कैसा था? अचानक आपकी जिंदगी तब्दील हो गई, कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए थे, जेल पहुंच गए, कैसे गुजरता था? सर वो दिन अगर याद करेंगे तो आज भी जो है रातों की नींद जो है हराम हो जाती है। तो मैं जो आज भी हमारे 39 मेंबर्स साथियां जो वहां पर हैं, इनोसेंट्स जो कैद हैं, उनके लिए पहले तो मैं दुआ करूंगा कि आज ऐसे मुकद्दस दिन के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को एक प्रिजन में, जेल में बंद किया गया, उनकी पहले तो रिहाई हो और उनके घर वालों को सब्र अता करे। जेल की जो जिंदगी है वो मैं अब बोल ही नहीं सकता आपको। हर एक दिन यहाँ के अरेस्टिंग होने के बाद में तकरीबन 3 महीने जो है हम लोगों को बाहर की धूप तक नहीं दिखाई गई। धूप का एक कुदरत का एक क्या निजाम है और धूप की क्या अहमियत है, ये उस टाइम पर हमें मालूम पड़ा कि अल्लाह की एक नेमत भी क्या मायने इंसान के लिए रखती है बोलकर। और आपके घर वालों पर? सिर्फ पहले तो एक हमारा अलग से टॉर्चर था, अरेस्टिंग हुई, फिजिकल टॉर्चर हुआ, फिर उसके बाद मुसलसल कस्टडीज के जरिए मेंटली टॉर्चर होता रहा। और बेचारे ऑफिसर्स लोगों को भी मालूम था कि इसमें सिर्फ एक पॉलिटिकली प्रेशर है, दूसरा कुछ हुआ नहीं है करके बोल के, मगर वो लोग भी मजबूर थे क्योंकि कानून की सरकार किसकी है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे घर वालों के ऊपर जो एक मेंटली टॉर्चर हुआ, बार बार जो है सर्चिंग के शक्ल में, एक दिन एनआईए वालों ने घर घुसकर सर्च करना है बोलकर सुबह 5 बजे घर के अंदर घुसे हैं। जो हमारा इलाका है एचबीआर लेआउट, वहां के सारे गलियों को सीज कर 3rd फ्लोर पर मैं रहता हूँ, पूरे 2 फ्लोर्स में भी एसएलआर गन्स जो है रखकर गेट के पास गनमैन्स को तैनात कर एक मोहल्ले में इस तरह का एक माहौल इन लोगों ने बताया कि जैसा कि मैं एक बहुत बड़ा वांटेड क्रिमिनल हूँ या एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ मैं। ऐसा एक माशरे में जो है ये लोग बताने की कोशिश की है। और उसके बाद में घर में घुसकर सुबह 5 बजे एक अकेली औरत छोटे छोटे 4 बच्चों को रखकर, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं गोद के, तो ऐसे बच्चों को 4 रखकर जो है बिल्कुल भी इन लोगों को एक इमोशंस या सेंटिमेंट्स। सर और उन लोगों के बारे में जरूर जिक्र करना चाहता हूं जो 4 मासूम नौजवान जो आज हंसते खेलते उनका फ्यूचर ही खत्म हो गया, इस दुनिया से ही पर्दा हो गए, उनके घरों का माहौल कैसे चल रहा होगा आज भी? सर वो जो 4 शहीद हुए हैं ना, इन लोगों की शहादत इंशाल्लाह अल्लाह उसका रंग तो लाएगा और उनके घर वालों को जो है सब्र भी देना है और उसका इम्पैक्ट जो है एक उसका असर जो है इनके घर वालों को एक पॉजिटिव तौर पर आखिरत में इंशाल्लाह अल्लाह देगा। मगर यहाँ के जो कायद जो एक लीडर बनकर कौम के, कम्युनिटी के या सोसाइटी के लीडर बनकर हमारी कम्युनिटी से जो आए हैं, इन लोगों को एक बहुत बड़ा जवाब ये देना पड़ेगा। उस टाइम पर अगरचे सही एक एमएलए यहाँ का होने की हैसियत से अपना सही पावर इस्तेमाल कर अगरचे रोकने की कोशिश करता तो हाफ एन आवर भी बहुत ज्यादा वक्त रोकने के लिए, मगर ये खुद नहीं चाहता था कि वहां पर रुके। सर मेरा आपसे एक सवाल है, जहाँ तक हमने सुना है कि क्या ये बात कहाँ तक सच है कि यहाँ के एमएलए ने अरेस्ट पर होने के बाद क्या उन्होंने बेल के लिए ऑब्जेक्शन डाला था कि इनको बेल नहीं मिलना चाहिए? कहाँ तक सच है ये? क्योंकि एमएलए से जब मैंने बात की तो उन्होंने मना कर दिया, कैसा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ 4 लोगों पे किया था। अच्छा हाँ सर, देखिए केस सिर्फ 4 लोगों के ऊपर नहीं हुआ। 4 लोगों के ऊपर करने के लिए सिर्फ 4 लोगों के ऊपर नहीं हुआ। जैसा मैं बताया ये टोटल इंसिडेंट्स में 72 एफआईआर हुए, जिसमें नवीन के घर का भी था, अखंडा श्रीनिवास मूर्ति का घर का भी एफआईआर इसमें शामिल था। अब एक केस में अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के घर में तकरीबन 60 से 70 लोगों को जो है उसमें अक्यूज बनाया गया और
जब बेल का मामला आता, जब भी बेल का मामला आता, अखंड श्रीनिवास मूर्ति के लॉयर की तरफ से जो है ये एक मेमो कोर्ट में फाइल होता कि इस तरह मेरे क्लाइंट को जो है जान का धोखा है, आप ये केस में किसी को बेल नहीं देना बोलकर। हमारे पास बाकायदा, देखिए ये सभी बातें मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा, ऑन द रिकॉर्ड आप कह रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड जो है अवेलेबल है। ये सारी चीजें अवेलेबल है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इलेक्शन है ना, तो आपको मालूम पड़ेगा, दाखिले के साथ में आप लोगों को सामने बताया जाएगा कि क्या क्या ये चीज इसके कारनामे थे उस टाइम पर बोलकर। अच्छा मुजम्मिल भाई, आपसे जरूरी बात इसलिए आज हमने करी क्योंकि कल आपने फेसबुक में आपका एक पोस्ट देखा, एक पूरे जज्बात के साथ आपने चामराजपेट के एमएलए की हर बात की तनकीद की थी। उनका जो स्टेटमेंट था मैंने भी 4-5 बार गौर से सुना है, कुछ उन्होंने अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ उन्होंने इस खौफनाक मंजर को छोटा हादिसा करार दे दिया है। तो उन घर वालों पर जो आज भी इस तकलीफ को झेल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर पहले तो देखिए, हमारे जो एमएलए साहब हैं विजिट जमीर अहमद साहब, इनसे मेरी पर्सनली कुछ भी आपसी ये नहीं है। ये भी एक हमारे कौम के लीडर हैं, एक बड़े भाई के जैसा। मगर तकलीफ कहाँ पर होती है, जिसे आप अपना कायद समझकर, भले देखिए पार्टी कोई भी हो, जब हमारी कम्युनिटी से रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे इज्जत करें। जब आप ये अपनी कम्युनिटी का लीडर बोलकर एक 4 लोगों के सामने जब आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ से एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जब आना शुरू होते हैं ना, तो वो कहीं पर जाकर एक दिल को चोट के जैसा पहुंचता है। तो यही चीज जो है जमीर साहब ने भी हक पत्र डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, भाई तुम्हें किए उस दिन तुम्हारा उन्वान क्या था, हक पत्र जो तुम्हें दिए डिस्ट्रीब्यूट करे, आपका एमएलए वहां पर जिसे आप बार बार जो है भाई कर आप बोल रहे हैं, छठवां भाई, छठवां भाई, छठवां नहीं 7वां भाई, इमरान पाशा भी एक भाई थे पिछले इलेक्शन में। तो बार बार जिसे आप अपना भाई कर बोल रहे हैं, जो वाकईतन जो कलमे की निस्बत रखने वाले जो आप भाई, आपके जो भाई है, उनका तो आप हक अदा नहीं कर रहे हैं। वहां पर आप डेवलपमेंट की बात करना था, एजुकेशन की बात करना था, हेल्थ की बात कर जो है वहां पर जो मौजूद आवाम थी उनको आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करनी थी। मगर ये छोड़कर 1947 की आज भी बात उठाकर कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो बीजेपी आ जाती है, बीजेपी आ जाती है। उन्होंने आप इल्जाम लगाया कि आप तोड़ने के लिए, वोट तोड़ने के लिए आ रहे हो, आप बीजेपी की बी टीम हो। कांग्रेस में ही मुसलमानों को सुकून उन्होंने बताया है। सर सबसे ज्यादा जो है सुकून छीना है कांग्रेस नहीं, हिस्ट्री गवाह है, मैं आपको बोलना जरूरी नहीं समझता। और बच्चा आज के माहौल पर क्या है, सोशल मीडिया आम होने की वजह से हर कोई वाकिफ है। 2018 का इलेक्शन हुआ, आज जो कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत आई, आप एक इंटेलेक्चुअल तबके से आप भी बिलोंग करते हैं, आप बताइए किसकी वजह से बीजेपी की हुकूमत जो है कर्नाटक में आई, किसके एमएलए जो है अपने सीट के साथ साथ अपना ईमान अपने खानदान वालों को तक लेकर जाकर जो है बेच दिया। कांग्रेस में आज क्या है, 4 साल 6 महीने 7 महीने जो है फुल कम्युनलिज्म बीजेपी की भाषा बोलते हैं। जैसे इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट आने के करीब अपने आप को एक कांग्रेस का सेक्युलर चोला पहनकर, एक सेक्युलर मफलर डालकर कांग्रेस में जम जाते हैं और हमें भी जो है ऐसा बेवकूफ बताया जाता है कि ये बहुत अच्छा एक सेक्युलर लीडर बोलकर। जब आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, आप जब बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने की बात कर रहे हैं, जब ये हादिसा हुआ, आपका मुंह बोला भाई खुद जो है बीजेपी के एमएलए के साथ में जाकर उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अलग अलग कंप्लेंट्स देना, यहाँ के आपके मौजूदा जो रेवेन्यू मिनिस्टर्स हैं उनके डायरेक्शन में जाकर क्या क्या हरकतें जब किया, ये क्यों नहीं बोल सकते थे क्या उस टाइम पर? सर सबसे इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, कल आपके फेसबुक वीडियो में आपने एक बात कही है, आपने कहा कि आप उस वक्त मौजूद थे जहां पर एमएलए जमीर अहमद खान वहां पर थे, उनके बारे में आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है फायरिंग को लेकर, आप उसकी थोड़ा वजाहत करिए, थोड़ा क्लैरिटी के साथ बताएंगे। सर जैसे ही जमीर साहब और हमारे रिजवान अरशद साहब जो शिवाजी नगर के एमएलए, दोनों वहां पर उस दिन में उस पहले स्पॉट पे मैं अवेलेबल था, दूसरे चंद ऑर्गेनाइजेशन उलमा थे, बाद में मुझे बुलाया गया, मैं वहां पर था। सिचुएशन थोड़ी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, जमीर भाई और रिजवान अरशद साहब दोनों वहां पर स्टेशन में आए, आकर मैंने सारा सिचुएशन जमीर भाई को पर्सनली ब्रीफ किया हूँ। जमीर भाई ऐसा हुआ, सिर्फ आप इतना बोलो, 10 मिनट्स लाठीचार्ज या कुछ करके बैरिकेड डालेंगे तो चले जाएंगे अवाम बोलकर। बाद में जॉइंट कमिश्नर साहब वहां पर दौरे के लिए आए, आकर साइड में जाकर एक बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में बोले मैं बात करके देखता हूँ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ये आकर खड़े,
जीप के ऊपर खड़कर पुलिस की जीप के ऊपर ट्राई किया, कंट्रोल नहीं हुआ सिचुएशन। तो इनका एक बहुत नेगेटिव जुमला वहां से निकला। मेरी बात ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, आवाम सुनने तैयार नहीं थी, तो बोले मेरी बात सुनती या नहीं सुनती बोलकर, ऐसा बोल को भाई बोल को तुम्हें ले लेकर खड़ा को आज इतनी बड़ी परेशानी में डाला ले, फिर क्या कर रहे हैं तुम्हें बोलकर एक आवाज जो है क्राउड में से आए। तो सुनने के रात सुनो ने क्या करती करो जोरे मैं हूँ देख ले तुम करके एक जुमला निकला। जमीर भाई के जैसा ये कर्नाटक का एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का लीडर अगर चाहिए ऐसा एक स्टेटमेंट दे रहा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आपको समझना था ना। फिर आप जाकर जॉइंट कमिश्नर साहब को बोलते हैं कि सिचुएशन ट्राई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, पूरे गांजा मार के दारू पी के पूरे धुत है, कंट्रोल नहीं हो रही तो आप सिचुएशन फायरिंग करो बोलकर गेट से बाहर भी नहीं निकले, फायरिंग शुरू हो गई। क्या ये जरूरी था क्या करके बोलकर, जब आपको कंट्रोल ही नहीं करने हुआ, कंट्रोल नहीं कर सके आप, तो पहले तो आपको आना ही नहीं था क्या। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे लीडर्स अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करेंगे तो चाहने वाले बहुत सारे रहते हैं, पॉलिटिकल जुड़ जाते हैं, गंदे लोग भी रहते, बुरे लोग भी रहते। तो इस वजह से इसका एक गलत फायदा तो पहले उठाया गया। और दूसरा जो वैसे वक्त पर कंट्रोल करने के लिए जो मेरे स्टेटमेंट्स होने चाहिए, ये बहुत सोच समझकर मुझे बात करनी है वहां पर। तो ऐसे सिचुएशन में आकर आप ऐसे जो स्टेटमेंट्स दिए, ये जरूरी था क्या उस टाइम पर बोलकर, ये इतने दिनों से क्यों चुप थे, बार बार हर एक चीज को देखे मुसीबत मेरे ऊपर आई, हमें क्या समझे कहा कि एक चलो फर्दर एक हमारे लीडरों के ऊपर नहीं आना बोलकर हमें जो है सारी परेशानियां अपने सर पर डाल लिए, कुछ बिना कुछ किए भी 30 केसों का सामना आज मुझे करना पड़ रहा है। महीने के 30 दिन भी जो है कम पड़ रहे हैं, एक दिन में 4-4, 5-5 केसेस, ये एक दिन में ये मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे जो है कई साथियां जो है के ऊपर 19 केस, 20 केस, 22 केस, हाईएस्ट केस मेरे ऊपर लगे हैं। हमने सुना कि कई लड़के इसमें डर के खौफ से डर के गाँव छोड़ के भी भाग गए, आज तक घर वापस नहीं लौटे। सर इसमें अरेस्टिंग जैसा मैं बताया शुरू में 500 लोगों की हुई थी, तकरीबन 3 से 4 हजार फैमिलीज इसके ऊपर इम्पैक्ट हुए हैं। 4,000 फैमिलीज। आज भी बहुत से फैमिलीज जो उस वक्त पर डर कर जो भागे थे, आज भी उनके घरों के ऊपर ताला पड़ा है, आज भी वो खौफ दिलों से गया नहीं है। और इसका फायदा जो है बहुत से लोग उठा रहे हैं। क्या कुछ भी अगर चेक किया, इलेक्शन अब करीब आ रहा है, अगर चेक कुछ किया तुम्हारे अगेंस्ट काम करे तो क्या है वो केस का भी है बा ओपन बुला ले जाको तू भी था कर को बोल। तो ऐसी सियासत जो है, गंदी हरकत ऐसी चंद लोग जो है आज करते फिर रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्शन जो है 5 साल में एक बार आता है, ये सही कायद को चुनने का मौका जो है 5 साल में एक बार मिलता है, तो क्यों नहीं एक सही हमारे परेशानियों को, हमारे मसलों को, अगरचे सोचो उस टाइम पर डीजेडली केजेडली के गलाटे के टाइम पर एमएलए आकर एक बोल्ड स्टेटमेंट, दोनों असेंबलीज में सेक्युलर पार्टी के अपने आप को सेक्युलर पार्टी बोलने वाली एमएलए है, ये सेट केजे जॉर्ज है, इधर से ये सेट श्रीनिवास मूर्ति है, दोनों एमएलए होकर ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमारी असेंबली में जो हुआ नहीं होना था, इसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी, पुलिस की तरफ से इलीगल अरेस्टिंग अगर हो रही है तो हमें लोग इसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेते कर ये एक बोल्ड स्टेटमेंट इन लोगों की तरफ से आता तो वहां की अरेस्टिंग भी नहीं होती थी और यूएपीए भी आने के चांसेस नहीं। तो तमाम साथियों से मेरी एक ही गुजारिश है, पार्टियों को, लीडरों को अपनी जगह, पार्टी लीडरों की मोहब्बत अपनी जगह रखते हुए आज वक्त की जो जरूरत है, जो हमें हमारे मसलों को सुलझाने की जो जरूरत है, उसके ऊपर मिलकर काम करें और एक सही नुमाइंदों को चुनकर जो है इस बार के असेंबली इलेक्शंस में चुनकर असेंबली में भेजने के लिए आप लोगों से दिल की गुजारिश है। और साथ ही साथ जो डीजेडली केजेडली के साथ साथ जितने भी प्रिजनर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो जेलों में कैद हैं, उनके लिए आज एक मुकद्दस दिन है हमारे लिए। आज के दिन जो है बिलखुसूस आपकी दुआओं में ख्याल रखें और उनके घर वालों के लिए, सबर के लिए भी दुआ करें बोलकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बात यही है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अपने किरदार को मौसम से बचा कर रखना कि लौट कर फूल में वापस नहीं आती खुशबू। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।